नमस्कार दोस्तों। वेतन निर्धारण के भाग 2 में हम लोग 7वें वेतन आयोग जो कि 1/1/2016 से लागू हुआ था उसको अवलोकन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आप लोग सभी सरकारी कर्मचारी हैं। आप में से बहुत से ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्होंने 1/1/16 के बाद ज्वाइन किया होगा, या कुछ ऐसे भी कर्मचारी होंगे जिन्होंने 1/1/16 से पहले ज्वाइन कर रखा होगा। तो आप 1/1/16 से पहले, मैं आपको 1/1/16 से बताऊंगा। धीरे धीरे हम पीछे चलेंगे 1/1/16, 1/1/6 और 1/1/96, क्योंकि अब इसी बीच के ही कर्मचारी भी बचे हैं आयोग के, जिस आयोग से वेतन ले रहे हैं, जिस वेतन समिति का वेतन निर्धारण कराया गया है, वो 1/1/96, 2006 और 2016 के ही कर्मचारी बचे हैं। तो इन्हीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा। चूंकि सहायक कुल सचिव परीक्षा में 2014 और 18 में कोई भी वेतन निर्धारण का प्रश्न नहीं पूछा गया है, संभावना बहुत अधिक है कि 2025 में जो आपका अप्रैल में पेपर होगा उसमें वेतन निर्धारण से प्रश्न आए। वो सवाल भी पूछ सकता है और कुछ ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न पूछ सकता है जो कि मेरे वीडियो में वो सभी बातों को आना चाहिए। अगर मैं सभी शासनादेशों का अवलोकन करके, परीक्षण करके अगर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और लेक्चर दूंगा, और मेरे जहन में अगर कोई ऐसा मूल बिंदु आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, फोकस्ड करके बताऊंगा, और यह भी कहूंगा कि पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है। तो आप देखिए, मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल थोड़ा मेहनत से बनाई जाती है और जिससे कि आपके भविष्य के लिए भी काम आए। ये वीडियो न केवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, बल्कि तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक है, जरूरी है कि वह भी जिन्हें बेसिक नहीं पता है वेतन निर्धारण की, वो मेरे वीडियो से कम बेसिक तो सीख सकते हैं। अब विवादास्पद वेतन निर्धारणों की बात नहीं करता हूँ कि जिस पर किसी का मत स्थिर ना हो जब तक कि स्पष्ट शासनादेश जारी ना कर दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन सामान्य दशा में जितना मैंने ज्ञान अर्जित किया है अध्ययन करके वेतन निर्धारणों का, उसके आधार पर मैं आपसे यही कहूँगा कि बेसिक जानकारी आपको वेतन निर्धारण की होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जानकारी से जुड़ा हुआ प्रश्न ही आपके परीक्षा में आएगा। कोई भी विवादास्पद प्रश्न परीक्षक आपके लिए प्रस्तुत नहीं करेगा। तो आप देखिए, सामने मैंने वेतन निर्धारण लिखा है और पे मैट्रिक्स लेवल लिखा है, साथ ही साथ 6th पे कमीशन का भी मैंने टेबल बनाया है। 6th और 7th पे कमीशन को इसलिए कंसोलिडेट टेबल बनाना जरूरी है क्योंकि 7th पे कमीशन की जो फिटमेंट तालिका थी, ऊपर उसने बता के रखा था कि कौन सा 4200 ग्रेड पे से जुड़ा हुआ लेवल है, कौन सा 2800 ग्रेड पे से जुड़ा हुआ लेवल है, कौन सा 4600 से ग्रेड पे लेवल जुड़ा हुआ है। तो मैंने वो देखिए लेवल सामने लिख रखे हैं। लेवल 1 में 18,000 मिनिमम पे है 7वें वेतन आयोग में, और देखिए उसी के इक्विवेलेंट मैंने लिखा, समतुल्य लिखा। जब 6वां वेतन आयोग था तो लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे को रखा गया था और उसका मिनिमम पे बैंड पे था 5200 और 7,000 रुपया उसका बेसिक बना था, और इसका पे बैंड था 5200 से 20,200। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पे बैंड किसे कहते हैं, ग्रेड पे किसे कहते हैं, बैंड पे किसे कहते हैं और बेसिक किसे कहते हैं। देखिए मैंने चारों चीज़ों को अलग अलग लिख रखा है। आपके 6ठे वेतन आयोग में पे बैंड देखिए स्क्रीन में, आप अपने स्क्रीन में फोकस रहिएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको वहाँ पर आप देखिएगा। पे बैंड में देखिए 5200 से 20,200 एक पे बैंड था। दूसरा पे बैंड 93 से 34,800 कहलाता था। तीसरा पे बैंड 15,600 से 39,100 कहलाता था। चौथा पे बैंड 37,000 से 67,000 पे बैंड था। पांचवा पे बैंड 67,000 से 79,000 था। छठा पे बैंड 75,500 से 80,000 था। सातवां पे बैंड 80,000 फिक्स था। इसको फिक्स बोलते हैं जिसके आगे पीछे कोई इंक्रीमेंट नहीं है। और उसके बाद 90,000 था, यह भी फिक्स था। देखिए मैंने उसके सामने लिख दिया है भारत सरकार हेतु। क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार में केवल लेवल 17 तक और 80 छठे वेतन आयोग में 80,000 तक की फिटमेंट तालिका थी। और सातवें वेतन आयोग में 22 दिसंबर 2016 का जो जियो है तो उसमें भी 17 तक ही आपकी तालिका रखा गया है। 20 दिसंबर 2016 का शासनादेश, ठीक है, 22 नहीं क्योंकि 20 है वो, तो आपकी केवल 17 तक है। अगर आपके परीक्षा पूछता है कि आप ये बताइए कि पे मैट्रिक्स लेवल में कितने लेवल तक वेतन निर्धारण है, तो आप बोलेंगे 17, ना कि आप 18 बोलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेवल 17 तक लागू है। मैंने 18 केवल भारत सरकार से निकाल कर दे दिया है, केवल आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि लेवल 18 कैबिनेट सेक्रेटरी का लेवल है। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी जो आईएएस की सेवा में उत्कृष्ट उच्चतम पद है। आईएएस का उच्चतम पद कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जिसको लेवल 18 दिया जाता है 2,50,000। और उत्तर प्रदेश सेवा में उच्चतम पद मुख्य सचिव का है, चीफ सेक्रेटरी, उसको लेवल 17 दिया जाता है 2,25,000। तो उत्तर प्रदेश में लेवल 17 तक की फिटमेंट तालिका यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल, वेतन मैट्रिक्स लेवल में 17 नंबर तक है 2,25,000। अगर आपके पेपर में आ जाए कि कितने लेवल तक है उत्तर प्रदेश वेतन समिति ने कितने लेवल तक रिकमेंडेशन किया है, तो आप 17 बोलेंगे। तो आप देखिए, ये कम से कम अगर कोई व्यक्ति 1800 ग्रेड पे में अगर नियुक्ति होता है, पुराना अगर कोई व्यक्ति है, अगर पेपर में वैकेंसी निकली थी 2006 से 16 से पहले और उसने कहा था कि 1800 ग्रेड पे की नौकरी है, तो जब वो 1/1/16 के बाद नौकरी में आया तो उसको 18,000 मिनिमम में वेतन निर्धारण कर दिया गया था। ठीक, अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में 4200 के ग्रेड पे में आता है, यानी कि कोई एडीओ पंचायत आता है, एडीओ कोऑपरेटिव आता है, या मैं ये कहूँ कि सहायक समीक्षा अधिकारी आता है 4200 ग्रेड पे में, तो उसका मिनिमम वेतन उसको 35,400 दिया जाएगा। ये इसका मिनिमम पे है, यही इसका बेसिक पे है। सातवें वेतन आयोग में जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल में जो वेतन दिया जा रहा है वही आपका बेसिक पे है। और छठे वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे मिलाकर जो वेतन बनता था वो आपका बेसिक होता था। अब देखिए, छठे वेतन आयोग में अगर कोई व्यक्ति 4200 ग्रेड पे में सीधी भर्ती से आता था तो उसको 4200 ग्रेड पे देते थे, 9300 उसको पे बैंड पे देते थे और 13,500 उसको टोटल तनख्वाह दिया जाता था। ये आपकी बेसिक हो जाती थी, इसमें डीए जुड़ा नहीं है। और हम ये कहते थे ये 9300 से 34,800 के पे बैंड में नियुक्त हुआ है। अगर कोई सीधी भर्ती के पद से 4800 के ग्रेड पे में नियुक्त होता था तब हम उसका बैंड पे 13,350 निर्धारित कर देते थे और 4800 ग्रेड पे कर देते थे, 18,150 टोटल पे निर्धारित करते थे। ठीक है, अगर कोई क्लास 2 डायरेक्ट 5400 के ग्रेड पे में आता था तो उसको हम कहते थे ये 15,600 39,100 पे बैंड 3। क्या था ये पे बैंड 3 था, 15,600 39,100। और सातवें वेतन आयोग में क्या बोलेंगे, लेवल 10, इसको हम लेवल 10 का अधिकारी बोलते हैं। और उस समय हम पे बैंड 3 का ऑफिसर बोलते थे, 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400 और इसका जो बैंड पे था वो 15,600 था। टोटल 21,000 रुपये वेतन दिया जाता था। तो ये आपकी जो तालिका है इसको आप थोड़ा से मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा कि कितने लेवल हैं। और देखिए, उस समय छठे वेतन आयोग में हाईएस्ट जो सैलरी थी वो मुख्य सचिव की थी और वो 80,000 थी, जो सातवें वेतन आयोग में बढ़कर 2,25,000 हो गई है। 17 नंबर मुख्य सचिव का वेतन है और 18 नंबर कैबिनेट सेक्रेटरी का वेतन है। क्योंकि ये सिविल सेवकों के वेतन होते हैं, लोक सेवकों के वेतन है ये, इसलिए लोक सेवकों के लिए वेतन समिति बनाई गई है। इसके अलावा अन्य जो जजेज होते हैं, अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं, उनके लिए अलग से वेतन निर्धारण किया जाता है, उनके लिए अलग से रिकमेंडेशन होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यूजीसी के
प्राध्यापकों के लिए भी अलग से यूजीसी के द्वारा फिटमेंट डालकर निर्गत की जाती है। चूंकि ये सिविल सेवकों के लिए है, लोक सेवकों के लिए, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए ये उन पर लागू होता है। तो चूंकि मुख्य सचिव सरकारी अधिकारी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी सरकारी अधिकारी हैं, तो इन्हीं में से वेतन निर्धारण उनका भी किया जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के 7वें वेतन समिति। उत्तर प्रदेश 2016 में गठित किया गया था। तो आपको मैंने संक्षेप में जानकारी के लिए लिखा, 11 अगस्त 2016 को समिति का गठन किया गया था। 7 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट आई थी। सरकार ने 16 दिसंबर को इसको स्वीकृत कर लिया था और इसे बैक डेट से 1 जनवरी 2016 से लागू करा दिया था। ठीक है, आदेश निर्गत किए गए थे कि इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, एक कॉमन चीज़ों को बात करते हैं ताकि आपका बेसिक मजबूत रहे, शुरुआत से जाने। धीरे धीरे हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है ना, आपको अगर सामान्य जानकारी नहीं हो पाएगी तो फिर आप कठिन प्रश्नों के हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं देखिए सामान्य बातें कर रहा हूँ जिससे कि आपको एक सहज हो जाएं आप वेतन निर्धारण के संबंध में। सहजता बहुत जरूरी है, सीधे आप कठिनाई में आएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। 7वें वेतन में वेतन निर्धारण का विकल्प कार्मिक को शासनादेश निर्गत की तिथि, देखिए जो मूल शासनादेश था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया तो वो 20 दिसंबर 16 का था। ये त्रुटिवश 22 लिख गया है, इसको आप 20 पढ़िएगा, इसको आप 20 पढ़िएगा। तो 20 दिसंबर 2016 को ये निर्गत किया गया था। इसमें विकल्प दिया गया था कि आप निर्गत शासनादेश के निर्गत डेट से 3 महीने के अंदर आप अपना विकल्प दे दें। विकल्प ये देना है कि आप 1 जनवरी 2016 से अपना वेतन निर्धारण कराना चाहते हैं 7वें वेतन आयोग में, या किसी अन्य डेट से। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 16 दिसंबर 2016 को सरकार ने यह स्वीकृत किया था और 20 दिसंबर 2016 को शासनादेश निर्गत किया गया था कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 16 से लागू हो रहा है। तो लगभग 1 साल तो निकल गया था। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि आप बताएं 1/1/16 से आप इसे लागू कराएंगे कि किसी अन्य डेट से लागू कराएंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो। ये विकल्प कहा था और ये कहा था कि शासनादेश जारी होने के 3 महीने के अंदर आप दे दीजिए। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ये आ सकता है कि बताइए जब कोई वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग जब गठित किया गया था और उसकी रिपोर्ट जारी की गई थी तो कितने माह के अंदर कर्मचारियों से विकल्प मांगा गया था कि कितने माह के अंदर उनको अपना विकल्प दे देना चाहिए वेतन निर्धारण का। तो ध्यान रहे 3 माह होता है। कंफ्यूजन कभी कभी रहता है अभ्यर्थियों के बीच में, कर्मचारी अधिकारियों के बीच में, कोई कहता है 1 माह, कोई कहता है 3 माह। सामान्यतः वेतन आयोग की जब रिकमेंडेशन लागू होती है तो 3 माह का समय होता है। जब प्रोन्नत हो, आपका प्रमोशन हो, आपकी एसीपी लगे, आपका समयमान वेतनमान मिले, तब ध्यान रहे तब 1 माह का विकल्प होता है। 1 महीने के अंदर आपको ये विकल्प देना होगा कि आप किस डेट से अपना वेतन निर्धारण कराना चाहते हैं, डेट ऑफ प्रमोशन से या आप डेट ऑफ इंक्रीमेंट के कब से कराना चाहते हैं, तो उसमें विकल्प देना होता है। यदि आपने 1 माह के अंदर विकल्प नहीं दिया तो जब आपकी एसीपी लगी होती है जिस डेट से आपका प्रमोशन हुआ होता है, उसी डेट को आपका वेतन निर्धारित कर दिया जाएगा। इससे आपको चाहे फायदा हो और चाहे नुकसान हो। ठीक है, तो ध्यान रहे वेतन आयोग की जब रिकमेंडेशन लागू होती है तो आपको विकल्प दिया जाता है 3 माह के लिए, लेकिन जब आपकी पदोन्नत होती है, समयमान सिलेक्शन ग्रेड मिलता है, जब आपको एसीपी मिलती है, तो उस समय आपको 1 माह का विकल्प होता है कि आप वेतन निर्धारण के लिए 1 माह के अंदर विकल्प दें। तो अगर ये पेपर में पूछा जाए तो आप इसको लिखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि 1/1/16 से तो उसने कहा कि विकल्प दिया जाए, इसी बीच में 20/12/16 को इन्होंने शासनादेश जारी किया और कहा कि 3 महीने के अंदर विकल्प दीजिए, और 3 महीने के अंदर कर्मचारी विकल्प देने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई। तो अब बताइए कि अब तो वो विकल्प नहीं दे पाया और मर भी गया। तो ऐसी दशा में ये सरकार ने छूट दिया है शासनादेश में कि उसका वही विकल्प होगा जो उसके आश्रितों, उसके परिवार के लिए लाभदायी रहेगा। ठीक है, यानी कि उसमें विकल्प की स्वतंत्रता दी गई है।
आगे पीछे कोई डेट नहीं है, जो उसकी लाभ का विषय बने उसी के आधार पर उसको वेतन निर्धारण कर दिया जाए। ठीक, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि मान लीजिए 3 माह के अंदर कार्मिक का देहांत हो गया और वो अपना विकल्प नहीं दे पाया, तब क्या विकल्प माना जाएगा? तब क्या 1/16 से वेतन निर्धारित कर दिया जाएगा? नहीं, तब वही वेतन विकल्प होगा जो उसके आश्रितों को उसके लिए फायदेमंद रहे। अगला है परलब्धियां। पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, परलब्धियां मूल वेतन प्लस डीए होता है, महंगाई। ठीक है, इसीलिए हम लोग ग्रेजुटी में परलब्धियां लिखते हैं। अंतिम प्राप्त या अंतिम आहरित परलब्धियां, यानी कि मूल वेतन और महंगाई को मिलाकर जो धनराशि बनती है उसमें हम लोग ग्रेजुटी निकालते थे। और जब हम कहते हैं पेंशन के लिए तो कहते हैं अंतिम आहरित वेतन। अंतिम आहरित वेतन का मतलब मूल वेतन से होता है। वहाँ पर मूल वेतन में फिटमेंट तालिका के अनुसार, पे बैंड के अनुसार, पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार तो बहुत आसान हो गया, लेकिन छठे वेतन में क्या था? बैंड पे और ग्रेड पे मिलाकर मूल वेतन होता है। तो जब हम 1/16 को वेतन निर्धारण करेंगे तो जो वेतन 31 दिसंबर 2015 यानी कि 1 जनवरी 16 को आया था, 1 जनवरी 16 को जो वेतन आया था पहले से लेकर, उसमें हम वेतन का मतलब फिर देख लीजिए, क्योंकि हम छठे वेतन आयोग का वेतन लेके आ रहे थे। 31 दिसंबर को छठे वेतन आयोग का वेतन था, इसलिए वो वेतन क्या रहा होगा? वो वेतन रहा होगा बैंड पे और ग्रेड पे। तो बैंड पे और ग्रेड पे को जोड़कर जो वेतन बनेगा वो बनेगा मूल वेतन। अब बैंड पे ग्रेड पे का मतलब क्या? बगल में स्क्रीन में देखिए, मान लीजिए 4200 के ग्रेड पे में आप नौकरी कर रहे थे, तो जो आपको बैंड पे मिल रहा होगा उस समय इंक्रीमेंट लगाकर 3% इंक्रीमेंट लगाकर वो होगा, और 4200 आप और जोड़ देंगे। जो भी सैलरी आपको मिल रही थी, आप इतना मान लीजिए, जो भी सैलरी 31 दिसंबर 2015 को मिल रही थी उसमें आप 2.57 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो धनराशि टोटल आएगी 2.57 को मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि मैंने माना कि किसी कर्मचारी को 4200 ग्रेड पे पर और 1245 उसका बैंड वेतन था, टोटल उसको 16,840 वेतन मिल रहा था 1/16 को, तो उसको 1/16 को 16,840 में 2.57 को मल्टीप्लाई किया तो 43,278.80 आया। फिर हमने देखा, आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप 7वें वेतन आयोग की आप फिटमेंट तालिका, पे मैट्रिक्स लेवल को साथ में रख लें। 20 दिसंबर 16 के जियो के साथ जो आपकी टेबल लगी है उसको साथ में रख लें। अगर उसको साथ में रखेंगे तो आप आसानी से सब सही से पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो 16,840.2.57 किया तो 43,278 आया। अब 43,278 की वो लेवल, ये फिगर 43,278 है ही नहीं। जब देखा गया कि 4200 के या लेवल 6 में आता है, 4200 किस में आ रहा है? लेवल 6 में। आप देखिए बगल में देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल हमने जो मिनिमम वेतन लिखा है कि हर लेवल में कितना मिनिमम वेतन आएगा, तो आप देखिए कि लेवल 6 में मिनिमम वेतन 45,400 है, और जब आप शासनादेश 20 दिसंबर 16 के शासनादेश में जाएंगे तो 35,600 तो मिनिमम वेतन है। उससे जब आगे बढ़ेंगे तो 43,278 नहीं मिलेगा, बल्कि 43,278 की जगह आपको 43,600 मिलेगा। तो अगर वो धनराशि ना मिले जो टोटल में आपने मल्टीप्लाई करने में आया है, तो जो उसकी अगली धनराशि होगी तालिका में, वो उसका 1/16 को जो उसने विकल्प दिया है उस तारीख को उसका वेतन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपके बाएं साइड स्क्रीन में तालिकाएं दिया है, ये प्रत्येक लेवल का मिनिमम वेतन है। ये अगर सीधी भर्ती से कोई व्यक्ति आएगा तो इससे कम वेतन नहीं मिलेगा। ठीक, यानी कि आप ये कह सकते हैं, पेपर में आ जाए कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिनिमम वेतन कितना है, मैक्सिमम वेतन कितना है, तो आप सुन के रखिए, मिनिमम वेतन 18,000 है और मैक्सिमम वेतन 2,25,000 है। एक जगह पर नोट कर लीजिए कि पेपर में पूछ सकता है कि 7वें वेतन आयोग का मिनिमम और मैक्सिमम वेतन बताइए। और ऐसे ही छठे वेतन आयोग में देखिए,
छठे वेतन आयोग में मिनिमम था 7,000 और मैक्सिमम था 80,000। छठे वेतन आयोग में मिनिमम वेतन 7,000 था, मैक्सिमम 80,000 था, और सातवें वेतन आयोग में मिनिमम 18,000 है और मैक्सिमम 2,25,000। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये वीडियो, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इसके आगे चलेंगे, बशर्ते आप लोग इस टेबल को अपने रजिस्टर में नोट कर लें और जब मैं वेतन निर्धारण पढ़ाऊं तो ये टेबल आपके सामने रहे और इतनी बात आपके सामने रहे। साथ ही साथ 20 दिसंबर 16 के में जो पे बैंड लेवल है, सॉरी पे मैट्रिक्स लेवल है और पे बैंड भी है, दोनों का मिक्सचर है छठे और सातवें का, वो आपके सामने रहे तो आप बहुत अच्छे से वेतन निर्धारण को समझ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।